जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखो संविधान का ये भाग 3 है। ठीक है, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। याद रखना आप कि भाग 3 को हम लोग संविधान की मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसमें सबसे पहले जो मूल अधिकार है, इसमें से ये जो छोटा छोटा जो टॉपिक होता है जिसको हम लोग अच्छे से याद रखना है ना, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर जितने भी मूल अधिकार हमको मिले हुए हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए संविधान हम लोग अभी पढ़ेंगे संविधान के भाग 3। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं अभी बताया आपको कि भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना ही, ये संज्ञा दी गई है, इसको आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद से जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका क्या उद्देश्य क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, यूपीपी से यूपीएससी या यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस, ये सब चीज़ों में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जो हमारा मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो हमारा संविधान जो हम लोगों को मूल अधिकार दिया हुआ है, यानी कि ऐसा अधिकार जो हमको जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारे को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, हमको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए ये जो अधिकार है ये आवश्यक है। तो ये अधिकार जो हमारे को संविधान की तरफ से मिला हुआ है, उसको सरकार का भी कई बार ऐसा होता है कि देखेंगे आप, विधायिका के अंतर्गत सरकार क्या करती है, कोई ऐसा नियम ला देती है जिससे कि हम सही से अपने आप को, अपने अस्तित्व को सही से निखार नहीं पाते हैं, सही से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या एक तरीके से जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के मतलब एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि हम प्रकृति के अनुसार जी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, प्रकृति के अनुसार हमारा ये है ना कि हम जो भी चीज़ सही हो, जिस तरीके से हमारे को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षा की जैसे कि हमारे को आवश्यकता है, खुले विचार की आवश्यकता है, प्राकृतिक सौंदर्य में घूमने की आवश्यकता है, हमारे को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखने समझने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें अगर हमको नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि विधायिका और कार्यपालिका ये नेगेटिव मत देखना आप, इसको नेगेटिव होता है ना। सरकार के अनुसार क्या होता है, मूल अधिकार नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि सरकार कोई भी कानून बनाया, लेकिन उस कानून से ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कानून जो है हमारे किसी मूल अधिकार को हनन कर रहा है, या उसको किसी भी तरीके से नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वो हटा देते हैं, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उस समय क्या होता है कि उसको हटा देता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है। संविधान के अंतर्गत जो हम लोग को मूल अधिकार जो मिला हुआ है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हो या फिर सरकार कभी भी कोई नियम बनाती है तो वो पहले ये देखती है कि कहीं किसी का मूल अधिकार तो हनन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो हमारा ये मूल अधिकार है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रभाव तो डाल रहा है कि मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है। उसके बाद से देखिए इसका यहाँ पे भी उद्देश्य है कि इसको थोड़ा सा समझना है कि जो मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो कानून की सरकार नहीं, ये कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। ठीक है, कानून का सरकार बनाना है, यानी कि जो हमारा विधि है उस विधि के अनुसार से हम चलेंगे, ना कि किसी व्यक्ति के आधार पर। ये ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो विधि रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा, ना कि कोई व्यक्ति।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा एक जो संविधान का एक जो मूल अधिकार का एक उद्देश्य ये भी है कि कानून का सरकार बनाना। ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना, कई बार ये ऐसा टॉपिक में बीच में ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि अभी जो मैं बताया आपको कि हमारा मूल अधिकार यदि हम लोगों के पास नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छे से विकास कैसे कर पाएंगे। देखेंगे सामाजिक तरीके से हम लोग अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। समाज में बहुत सारी ऐसे देखेंगे दलित हैं, पीड़ित हैं, इन सभी को भी अधिकार है ना, और अधिकार के कारण से क्या होता है, इनका जो दबाव है वो कम होता है। इसी प्रकार से समाज में आगे बढ़ने के लिए, देश में आगे बढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ों हमको जीने के लिए, हमारे हर तरीके से विकास करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से विकास करने के लिए ये हमारा जो मूल अधिकार है वो जरूरी है। तो इसी को बोला जा रहा है कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद से देखिए कि ये सीमित है, वाद योग्य है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि जो राज्य है वो क्या कर सकती है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि यह सीमित है, ये यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ये सबको आप ध्यान रखेंगे। ये सीमित है, ऐसा नहीं है कि हमको मूल अधिकार जरूर मिला हुआ है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये भी है, लेकिन ये सीमित भी है। कैसे सीमित है कि अब मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कोई ऐसा एरिया में जा सकता हूँ जहाँ की एक अलग जनजाति है, क्या वहाँ मैं जा सकता हूँ? क्या ऐसे जगह पे जा सकता हूँ जहाँ पे एक तरीके से वो प्राकृतिक रूप से या फिर कानूनी रूप से भी सही ना हो? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? क्या मैं किसी के साथ भी बुरा कर सकता हूँ? यदि मुझे तो पूरी स्वतंत्रता मिली हुई, मेरा अधिकार है कहीं भी जा सकता हूँ कुछ भी करने का, तो मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मूल अधिकार है, सही तरीके मायने में जो सही तरीका है उसमें हम लोग को पूरी छूट है, लेकिन अगर हम लोग किसी चीज़ को गलत तरीके से करते हैं तो उस पे सीमा भी लगा हुआ है, एक सीमित है ये। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। वाद योग्य है, वाद योग्य है मतलब एक तरीके से हमारा जो हमारे जो मूल अधिकार हैं उसका मान के चलो किसी भी तरीके से हनन होता है, तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इसके प्रति वाद विवाद कर सकते हैं, यानी कि हम अपने संविधान के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से बोला गया है कि राज्य इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो मैं बताया आपको सीमित है ना। तो अगर ऐसा लगता है राज्य यानी कि सरकार को, मैं हम लोग आगे पढ़े ना कि एक तरीके से सरकार के मनमाने कानूनों पर रोक लगाती है, ये बात सही है। लेकिन सरकार को यदि लगता है कि हाँ इस मूल अधिकार को थोड़ा सा सीमित करना जरूरी है आवश्यकता अनुसार, तो वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को मूल अधिकार मिला हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जब भी सरकार चाहेगी कमी कर सकती है, लेकिन वो लॉजिकल तरीके से सही होना चाहिए, यानी कि सरकार पूरी तरीके से प्रूफ करेगी कि हाँ ये जो मौलिक अधिकार है इस पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो और इसमें ये भी याद रखना कि ये विशेष बहुमत के द्वारा ही होगा। ठीक है ना, संविधान जो है मूल अधिकार में कभी भी कोई भी चेंजेस होगा तो ये विशेष बहुमत के अंतर्गत होगा। हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो ये जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये स्थायी नहीं है, हम लोग अभी भी देख लिए थे, ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। ये जो छोटा छोटा सा टॉपिक है इसको ध्यान रखना। ऐसे करके अभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या सही है या क्या सही नहीं है ना। और ऑप्शन भी दे दिया होता है, तो इसमें यही सब क्वेश्चन तो रहता है कि ये स्थायी है कि नहीं है। ये संसद इसमें कटौती कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो आप याद रखना, एक एकदम सैद्धांतिक रूप से याद रखना आप कि एक प्राकृतिक तरीके से सोचना। प्रकृति में कोई भी चीज़ यदि गलत होता है तो वो क्या होता है, उसका विरोध करने के लिए और भी बहुत सारे ऐसी प्रकृति में ही उसका विरोध होना शुरू हो जाता है।
इसी तरीके से आप ये भी सोचना कि जो मूल अधिकार है, एकदम लॉजिकल तरीके से आपको सोचना है। यदि मूल अधिकार में कहीं भी ऐसा लॉजिक लगता है कि हाँ ये जो मूल अधिकार है इसको हटाना ज़रूरी है, या इसमें कम करना ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है, तो वो लॉजिकल तरीके से ही कर सकते हैं, यानी कि उसका परफेक्टली प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे इसको कम करना ज़रूरी है, तब हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, यही बस आपको ध्यान में रखना है, लेकिन विशेष बहुमत के द्वारा। आपको मैं बता चुका था। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है उस समय अनुच्छेद 20 और 21, ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस अनुच्छेद को भी, ठीक है, ये हमारा एकदम मतलब सबसे मेन जो होता है ना हमारे जीने का अधिकार, वो अधिकार होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कभी भी नहीं छीन सकते। इस तरीके से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कभी भी ये जो 20 और 21 अनुच्छेद में जो हमको अधिकार मिला हुआ है, इसको हम लोग मतलब हमको ये किसी भी हालत में इसका कटौती नहीं होगा। ठीक है, उसके बाकी जितना जो भी चाहे राष्ट्रपति इसमें उस समय प्रतिबंध लगा सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल में, ये भी ध्यान रखना है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल में ही ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो जब एक तरीके से जब आक्रमण का स्थिति होगा ना, उस समय इसको देखो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आक्रमण या युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई हो, यानी कि ये जो 19 है, अनुच्छेद 19 है, ये कब निलंबित होगा? जब आक्रमण या युद्ध के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल हुआ हो। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी सशस्त्र विद्रोह जैसा कोई वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, उस समय उस आधार पे हम लोग अनुच्छेद 19 को प्रतिबंध नहीं कर सकते या निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, 20-21 तो नहीं होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन 19 को हम लोग ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हम लोग इसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग समझ गए ना? देखिए एक बार और। ठीक है, ये जो संविधान जो हमारा मूल मूल अधिकार है वो भाग 3 में है। ठीक है, ये याद रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ये याद रखना, हम लोग इसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और कानून की सरकार बनाना। इस पर विधायिका और कार्यपालिका जो है मनमाने कानूनों पर एक तरीके से रोक लगाता है, जो मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, उसके बाद से ये सीमित है, वाद योग्य है, और राज्य इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए ये स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है, लेकिन जो भी चीज़ होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा होगा। और आपको ये पता होगा कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो डायरेक्टली इस पे हम लोगों का रक्षा करती है मूल अधिकार पे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होगा, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी राष्ट्रपति जो चाहे जिस भी मूल अधिकार को चाहे उस समय निलंबित कर सकते हैं। लेकिन देखिए अनुच्छेद 19 में दी गई जो स्वतंत्रता है वो क्या होगा, आक्रमण या युद्ध के आधार पर ही वो निलंबित होगा। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा। ये किससे रिलेटेड है आप जान रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक शुरू होता है। मैं पहले अनुच्छेद 13 इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकें। कैसे समझ सकेंगे, देखिए अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि जो हम लोगों को मूल अधिकार मिला हुआ है उसकी सुरक्षा कैसे होगी। ठीक है, उसका गारंटी उस इसमें एक तरीके से अनुच्छेद 13 का मतलब है कि इसके अंतर्गत मूल अधिकार की एक तरीके से सुरक्षा रखने की बात की गई है, यानी कि उसकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है। वो गारंटी कैसे रहेगा, देखिए अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से
असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले जो भी विधि जब भी बनेगा, जो हम लोग आप पढ़े हैं पहले भी, कि यदि संसद कोई भी ऐसी जो राज्य सरकार है, विधानमंडल है, संसद है, सरकार है, जो भी हैं ये लोग, जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, वो सभी अगर कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो कि जो हमारा मूल अधिकार है उसको प्रभावित करता है नेगेटिव तरीके से, तो वो अनुच्छेद 13 में यही लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकार को हनन करेगा, वो क्या होगा, तुरंत वहां से वो शून्य हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है, जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकार की सुरक्षा, तो किससे सुरक्षा करेगी सरकार, राज्य से। तो ये राज्य कौन होगा, तो राज्य कौन होगा इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया गया है, उसी को मैं 12 में पढ़ाऊंगा। 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना कि ये जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 याद रखेंगे आप, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 है ना, के अंतर्गत वो क्या करता है, हमारे जो मूल अधिकार की सुरक्षा करता है। उसी तरीके से जितने भी स्टेट में उच्च न्यायालय हैं वो 226 के तहत उनको ये अधिकार प्राप्त है कि मूल अधिकारों से रिलेटेड जो भी है, जो भी वाद विवाद होती हैं उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि हाँ जो भी कानून बनेगा, लेकिन कौन कानून बनाएगा तो ये मान्य होगा, तो वो राज्य उसको भी तो परिभाषित करना होगा ना। इसलिए हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई, यानी कि हम लोग को उसको भी तो बताना है ना कि कौन कौन यदि कानून बनाएगा तो हमारे जो मूल अधिकार है उसका हनन हो सकता है या उसमें कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको भी तो जरूरी है वेरीफाई करना। तो इसलिए अनुच्छेद 12 में आपको याद रखना है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, उसकी सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, सरकार और भारत की संसद, ठीक है, राज्य सरकार की विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, और राज्य विधानमंडल यानी कि पूरा हमारा जो सरकार है, जो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो हमारी सरकार है, और जो राज्य में सभी राज्यों में जो सरकार है। ये राज्य का मतलब ये स्टेट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ राज्य का मतलब एक तरीके से वो संस्था, एक तरीके से जो शासित कर रही है, ठीक है, जो गवर्न कर रही है, हम लोग यहाँ उसको राज्य बोलते हैं। जो हमारा संविधान का भाषा थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए सभी स्थानीय निकाय, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य किन्हें राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी स्थानीय रूप में जो भी निकाय होंगे वो भी आएंगे, जैसे कि नगर पालिका, यदि नगर पालिका भी किसी तरीके से कुछ भी ऐसे मनमाना कानून बनाएगा तो वो पहले तो नगर पालिका क्या हो गया, राज्य के अंतर्गत आ गया, यानी कि ये किसी भी प्रकार से मूल अधिकार को हनन करने का कोई भी ऐसा कोशिश या कानून बनाती है तो इस पर भी ये क्या होगा, जो हमारा मूल अधिकार का हनन अगर हो रहा है तो वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्याय, ये सब जितने भी हैं ये क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसी में है वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, जैसे कि LIC तक है, LIC, ONGC, सेल आदि, ये सारी चीज़ें भी यदि मूल अधिकार को प्रभावित करेंगी तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। इतना ही नहीं है, देखिए उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये भी है कि किसी भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही होगी, यानी कि इस तरीके से कि राज्य सरकार से जुड़ करके यदि कोई भी ऐसी निजी इकाई यानी कि निजी कंपनी भी काम कर रही है, उसके द्वारा भी यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो भी उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि ऐसी एजेंसी भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा 12 अनुच्छेद 12 में और 13 में अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है वो उसकी गारंटी, ये हम लोग अच्छे से समझ ले, इसको हम लोग को समझना ज़रूरी था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ से अपना
मूल अधिकार जो सबसे पहले हमारा है समता का अधिकार, यानी कि जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक हमको जो अधिकार मिला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो पहले तो 14 में इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्विलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब देखिए, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये मेन, ये जो मूल रूप से ना, जो ब्रिटेन है ना, वहाँ ये ज़्यादा मतलब वहीं से ये शुरुआत हुआ। वो उन्हीं लोग जो विधि के समक्ष समता है, इस रूल्स को वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि इनको इनका मानना है कि जो विधि है वो सर्वोपरि रहेगा। ठीक है, यानी कि उस वहाँ पे हर कोई समान रहेगा। लेकिन इसमें लॉजिक गलत है, इसलिए ये नकारात्मक क्यों है, नकारात्मक अभिव्यक्ति क्यों है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक तरीके से नकारात्मक विधि क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समझ लो कि अगर कानून हर किसी पर एक जैसा लागू होगा तो हम लोग जो हमारे देश में अलग अलग तरीके लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, क्या सभी पर एक जैसा अगर कानून लागू होता है तो क्या ऐसा ही होगा? कोई एक छोटा बच्चा और कोई एक एडल्ट, यानी कि कोई 20-22 साल का बच्चा रहेगा, यानी कि बड़ा रहेगा। ठीक है, लगभग 25-30 साल का, और एक रहेगा 5 साल का, 10 साल या 12 साल मान लो। इन दोनों को यदि एक ही रूल में रखा जाए तो वो क्या सही रहेगा? क्या दोनों पे हम लोग सही कानून लगा सकते हैं? कोई महिला है या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है, उस पर भी हम लोग समान यदि कानून लगाते हैं तो क्या सही रहेगा? तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से ये थोड़ा सा नेगेटिव अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो इसलिए विधि के समक्ष समता का मतलब है कि विधि के समान हम लोग, विधि के सामने हम लोग हर कोई समान है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग कि जब भी आप देखे होंगे मूवी वगैरह में भी कोर्ट में जाते हैं तो एक काला पट्टा बंधा रहता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे सामने हर कोई समान है। ठीक है, जो है वो कानून का मेन रहेगा, कानून ही मेन रहेगा। उसमें अगर कोई भी जो खड़ा उतरता है वो अपना अधिकार उसको मिल जाएगा, इस तरीके से बात होती है। लेकिन वहीं अमेरिका में इन लोगों ने बोला कि विधियों का समान संरक्षण ये ज़्यादा सही है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में ये अंतर है कि एक तरफ क्या है कि विधि सबके लिए समान है, दूसरी तरफ है एकदम, अच्छे से समझना है, इसको ध्यान में रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि एक तरफ क्या है कि के विधि जो है वो सबके लिए समान है, दूसरी तरफ ये बोला गया है कि विधि सबके लिए समान है लेकिन स्थिति के अनुसार। आप समझे दोनों में अंतर? ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, किसी भी हालत में हर किसी के लिए एक जैसा रहेगा, लेकिन अमेरिका में ये आया विधियों का समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन लोगों ने बोला कि नहीं, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार क्या होगा, जो विधि होगा उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो जैसी कैटेगरी है, जो मतलब एक तरीके से सही है, नेचुरल है, जिनको जितनी सज़ा मिलना चाहिए या जिनको जितना संरक्षण मिलना चाहिए उनको उतना तो मिलेगा ना। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा जो कानून है वो एक तरीके से सीधा ना चल करके वो क्या करता है, थोड़ा सा परिवर्तित होता है। जहाँ पे परिवर्तन करने की ज़रूरत है वहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश में भी क्या होता है कि जो महिलाओं को एक तरीके से अभी तक फांसी इस तरीके से नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे देश में अब कई ऐसे पिछड़े वर्ग हैं। अब जो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे, यहाँ पे बच्चे या बूढ़े हर कोई समान रहेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि जो बच्चा है उसके लिए किस तरीके से हमको कानून बनाया जाए, ये विधि के समक्ष संरक्षण जो है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इसके अंतर्गत हम लोग सोचेंगे इस बात को। लेकिन इसमें तो हर कोई समान हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधियों का समान संरक्षण,
ये क्या है, सकारात्मक है, यानी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और बात ये भी याद रखना है कि हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ऐसे ही लागू होता है, ये 20% ही लागू होता है। ये लगभग 70-80% हम लोग लागू करते हैं। हमारा जितना भी देखेंगे आप, हमारा रूल है, हमारा कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोगों ने किसी एक चीज़ को प्रॉपर नहीं लिया है। हम लोग सभी चीज़ों को मिक्स करके जो सबसे बेहतर जो हमारे देश में अप्लाई हो, हमारे देश की स्थिति के अनुसार से जो अप्लाई हो, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि क्या है, जो विधि के समक्ष समता है, ये क्या है, एक तरीके से नकारात्मक अभिव्यक्ति है, और विधियों का समान संरक्षण एक तरीके से सकारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी आप समझ गए हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि इस तरीके से कोई भी भेदभाव करता है, भेदभाव तो होता है लेकिन वो क्या है, सामने नहीं आता है। यदि सामने आया और इसका कोई जैसे कि कोई भी प्रमाण देता है हमारे न्यायालय में, तो उसको तुरंत उसके उसके लिए उसको सजा हो सकता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 15 है, ये इस ये जो अनुच्छेद 15 का जो मूल अधिकार है, वो हमको धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रोटेक्शन करता है। तो हमारा अधिकार ये भी है, ठीक है, कि हमारा कहीं भी धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद से देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसमें क्या गया है, इसमें जितने भी देखेंगे हमारे सरकार के जो भी जॉब्स निकलते हैं, उनमें क्या है कि हम सभी को एक समान रखें, इसका भी अधिकार है हमको, यानी कि हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे कई बार कि आप इसमें कोटा फिक्स रहता है, इस तरीके से आरक्षण रहता है। तो वो आरक्षण यहाँ पे हम लोग क्या किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, यानी कि हम लोग हर किसी को इक्वल लेकर के चलें। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, तो क्या हम लोग उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए क्या उनको हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते? हम लोग ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, रईस हैं, उनको हम लोग रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग केवल ये बोल रहे हैं कि जो हमारे देश के जो पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण दे करके थोड़ा सा आगे ले आएं, उनको भी सशक्त कर दें, बस ये है। तो ये कभी भी इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारे समता को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो लोक निवेदन के अवसर में समता हमारे को अनुच्छेद 16 में मिला हुआ है। उसके बाद से देखिए, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण, ये हमारे को अनुच्छेद 17 में मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे से जिस तरीके से देखे होंगे, ये छुआछूत का ये जो भावना है, इससे जो हमारे को समानता मिलनी चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे जाति है जिनसे क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है। तो उससे क्या होगा, ये जो अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो हम सबका ये भी अधिकार है कि हमसे क्या करेंगे, कोई भी ऐसे छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से देखेंगे कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सेवा, मतलब इसको छोड़ करके जैसे एक तरीके से हमको उपाधि नहीं रखना है। यहाँ पे ये ऐसा क्यों है कि मूल अधिकार के अंतर्गत ये उपाधियों पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत? देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनुच्छेद ये जो हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, ये पहला मूल अधिकार है, समता का अधिकार। इन सभी टॉपिक में आप देखेंगे, ये सारे टॉपिक में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक सभी में एक तरीके से समानता की बात की गई है। यानी कि ये सभी जो अनुच्छेद हैं, ये सभी समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक व्यक्ति में। ये हम सबका मूल अधिकार है ना, हम सब पे ये लागू होता है, हम जितने भी देश के नागरिक हैं।
तो उन सभी में क्या करना चाह रहा है, ये समान भावना लाना चाह रहा है, समान विकास करना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को उपाधि मिलता है, तो वो क्या हुआ, वो समान तो नहीं हुआ हमारे समाज में, हमारे देश में, वो क्या, वो तो अलग थोड़ा सा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे रोक लगाया है। लेकिन हाँ, रोक लगाने का भी एक उसमें भी क्या है कि लॉजिकल तरीके से रोक लगाया गया है। जैसे कोई सेना है, सेना में देखेंगे ब्रिगेडियर होता है ना। इस तरीके से जो अधिकारी लोगों को देखेंगे, है ना, उसमें इंस्पेक्टर इस तरीके से जो लगा रहता है। इस तरीके से जो विद्या में देखेंगे ऐसे डॉक्टर लगा रहता है। ये सब जो उपाधि है ना, वो ये सब का क्या है, इस पे रोक नहीं लगेगा। ठीक है। उसके अलावा जो होता है बाकी सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि समानता को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोग आज समता का अधिकार को अच्छे से देख लिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। देखते हैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करके। अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है, समता का अधिकार, यानी कि एक तरीके से विधियों का समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों को हम लोगों ने लिया है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों को हम लोगों ने एक साथ ले करके हम लोग इस पे चल रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 क्या है कि जितने भी रोजगार हैं या जितने भी लोक नियोजन है, उनमें क्या होगा, सभी को समानता मिलेगी, समान अवसर मिलेगा, ताकि वो अपना विकास कर सकें। ठीक है। और 17 क्या है, छुआछूत की भावना से हम लोगों को क्या है, सभी को समान एक तरीके से रखेंगे, किसी से भी छुआछूत नहीं करेंगे। ये अधिकार हमको अनुच्छेद 17 से मिला हुआ है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का रोक, एक तरीके से उपाधियों का अंत। तो ये हम लोग पढ़े अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके बाद अगला एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा अनुच्छेद खत्म हो जाएगा, 32 तक हम लोग पढ़ लेंगे उसको अच्छे से, यानी कि पूरा मूल अधिकार उसमें ख़त्म करेंगे। और कोशिश करेंगे उसी में, क्योंकि मूल अधिकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता है कि 3 वीडियो बने, या फिर हो सकेगा 2 वीडियो भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा ही वीडियो रहे, ज़्यादा हम लोग लंबा वीडियो ना बनाएं। ठीक है। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मिलेंगे। उसमें भी हम लोग मूल अधिकार को अब आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।